हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य या सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य साख का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का बात करेंगे। जब अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के आर्थिक उतार चढ़ाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए साख की मात्रा पे नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है और साख का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जिसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो जो साख का नियंत्रण अगर बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो अर्थव्यवस्था में ये स्थिति साख जब बहुत ज्यादा प्रसार होता है तो अर्थव्यवस्था में यह स्फीति की स्थिति या इन्फ्लेशन की स्थिति ला देता है। वहीं अगर साख की मात्रा में कमी हो जाती है तो अस्फीति और डिफ्लेशन भी आ सकती है। तो आरबीआई विभिन्न प्रकार के यंत्रों से या टूल्स की सहायता से साख की मात्रा में परिवर्तन करती है, जिसको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका है परिमाणात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड्स, और दूसरा आपका है गुणात्मक विधियां। परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत हम लोग बैंक रेट, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आदि का अध्ययन करेंगे। ये जो वेरिएबल रिजर्व रेशियो है, इसके अंतर्गत हम लोग एक CRR और दूसरा SLR का अध्ययन करेंगे। वहीं अगर गुणात्मक विधियों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत चयनात्मक साख नियंत्रण होता है, साख की राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन, नैतिक दबाव, पब्लिसिटी और प्रत्यक्ष कार्रवाई आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये पूछता है कि निम्न में से कौन सी विधियां परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत आती हैं या निम्न में से कौन सी विधि गुणात्मक विधि नहीं है। तो आप अगर इन दोनों को याद कर ले रहे हैं तो आप ये इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। फिर इसके बाद हम लोग अब इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है? जनरली इसके नाम से लोग कंफ्यूज जाते हैं। बैंक रेट मतलब यह समझते हैं कि जब हमें बैंक से हम पैसा उधार लेते हैं, जिस रेट पे पैसा उधार लेते हैं वह बैंक रेट है, जबकि ऐसा नहीं है। बैंक रेट में होता क्या है, मान लेते हैं ये हमारा आरबीआई है, इधर हमारा कमर्शियल बैंक के अंतर्गत हमने देखा था हमारे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे बैंक थे। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, आरबीआई से क्या लिए? पैसा लोन पे लिए या उधार लिए, तो जिस दर पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है उसे हम लोग बैंक रेट कहते हैं। ये तो सामान्य अर्थों में हो गई, ये बात सामान्य अर्थों में हो गई, लेकिन इसकी एक परिभाषा भी हम आगे भी देखेंगे। तो यह वह दर है जिसपे रिजर्व बैंक प्रथम कोटि के बिलों की पुनर्कटौती करता है। तो जब कमर्शियल बैंक को ऋण की आवश्यकता होती है और इसके पास बिल्स होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो ये आरबीआई के पास जाकर उनकी पुनर्कटौती करा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा एक बार हम फिर से देख लें। तो जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे हम लोग बैंक दर कहते हैं। या बैंक रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को दीर्घकालीन उधार देता है।
ये जो उधार आरबीआई दे रहा है, यहाँ एक बात और जानने की जरूरत है, इस उधार का जो नेचर है या प्रकृति है वह दीर्घकालीन है, लॉन्ग टर्म नेचर का ऋण दे रहा है। अब इस बैंक रेट का उल्लेख आरबीआई के अधिनियम 1934 के सेक्शन 49 में किया गया है। अब इस आरबीआई के रेट को इस बैंक रेट को एमएसएफ एक रेट आता है उसके साथ जोड़ दिया गया है, और ये एमएसएफ आपका रेपो रेट के साथ जुड़ा होता है। जब रेपो रेट में परिवर्तन होता है तो एमएसएफ में परिवर्तन होता है, और एमएसएफ में परिवर्तन होने के बाद बैंक रेट अपने आप ही बदल जाता है। वर्तमान में जो बैंक रेट है वो कितना है, 6.75% है। तो जब भी आपका एग्जाम आने वाला हो, आप उससे पहले इन रेट्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से एक बार वेरीफाई कर दें, क्योंकि ये रेट्स हमेशा बदलते रहते हैं। अब इस बैंक रेट की सहायता से रिजर्व बैंक किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको कैसे मेंटेन करता है। जनरली रिजर्व बैंक का काम क्या होता है कि इन्फ्लेशन की समस्या आ गई अगर अर्थव्यवस्था में, इन्फ्लेशन, इसको हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी वस्तुओं की कीमतें बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इसका कारण यह माना गया है, आरबीआई मानता है कि लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, या लोग बहुत ज्यादा पैसा लोन लेकर खर्च कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्रय शक्ति आ गई है, जिसके कारण मांग ज्यादा हो गई है और पूर्ति कम रह गई है। इस कारण से महंगाई हो गई है। तो आरबीआई का यहाँ पे मेन मोटिव होता है कि वह किस प्रकार से पैसे का अवशोषण कर ले, मतलब पैसा किस प्रकार से अर्थव्यवस्था से अपने पास वापस ले लें। जैसे अब मान लेते हैं इन्फ्लेशन की स्थिति है, इधर आपका आरबीआई है, ये आपका कमर्शियल बैंक हो गया, इधर आपकी क्या हो गई, इकोनॉमी हो गई। इकोनॉमी हो गई। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन की स्थिति है, यानी अतिरिक्त क्रय शक्ति अर्थव्यवस्था में है। अब लोग क्या चाहते हैं, इस समय कमर्शियल बैंक से ऋण लेना चाहते हैं और ज्यादा, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई यहाँ पे जो बैंक रेट है उसको बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक को जो लोन मिल रहा था आरबीआई से वह अब महंगे रेट पे मिल रहा है, महंगे दर पे मिल रहा है। जब इसे कमर्शियल बैंक को महंगे दर पे लोन मिलेगा या उधार मिलेगा तो वह आगे लोगों को भी महंगे दर पे, यानी जो इंटरेस्ट रेट है बाजार में, इंटरेस्ट रेट है वह भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अब अधिक ब्याज पर लोगों को पैसा उधार देगा। जब लोगों को अधिक ब्याज पे पैसा उधार देगा तो लोग उधार कम लेना पसंद करेंगे। जब ब्याज की दर कम होती है तो लोग अधिक ऋण लेना पसंद करते हैं, वहीं जब ब्याज की दर कम होती है तो लोग कम ऋण लेना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति होती है तो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट में वृद्धि कर देता है। जैसे 6.75% है तो इसे बढ़ाकर 8% कर देगा या 7% कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसे बस समझने के लिए ही पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में थोड़ा कठिन प्रोसेस होता है ये सब। अब इसके विपरीत मान लेते हैं अगर अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करना चाहिए, डिफ्लेशन मतलब मुद्रा अस्फीति या मंदी की टाइप में स्थिति। इस स्थिति में आरबीआई यह मान के चलता है कि जो इकोनॉमी है यहाँ पे क्या है, क्रय शक्ति कम हो गई है। अब आरबीआई का इस मुद्रा इसको बोलेंगे डिफ्लेशन को मुद्रा अस्फीति,
इस मुद्रा अस्फीति से बचने के लिए आरबीआई क्या करेगी, अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति का समावेश करना चाहेगी। तो ये जो बैंक रेट था जिसके माध्यम से आरबीआई कमर्शियल बैंक को ऋण दे रही थी, अब क्या करेगा, इस रेट को, बैंक रेट को कम कर देगा। अब कमर्शियल बैंक को सस्ते में उधार मिल जा रहा है तो वह आगे लोगों को भी सस्ते में उधार देगा। जब लोगों को कम ब्याज पर उधार मिलेगा तो वो और अधिक मात्रा में उधार लेंगे और उधार लेकर उसका उपभोग में, निवेश में प्रयोग करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि बैंक रेट क्या होता है, और जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देता है, और वहीं जब मुद्रा अस्फीति की स्थिति होती है तो बैंक रेट को घटाकर इसमें परिवर्तन लाता है। अब हम लोग बात करते हैं खुले बाजार की क्रियाओं की। ये दूसरा टूल्स है क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंतर्गत आने वाला। इसमें आरबीआई क्या करता है, इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को प्रतिभूति या सिक्योरिटीज की खरीद एवं बिक्री करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आरबीआई कमर्शियल बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को प्रतिभूतियों, सरकारी प्रतिभूतियों का, ट्रेजरी बिल्स का, इन सभी का क्या करेगी, खरीद करती है और बिक्री करती है। तो खरीद और बिक्री कब करेगी, अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूतियों को क्या करेगी, मंदी की स्थिति में प्रतिभूतियों को खरीदेगी और इस मुद्रास्फीति की स्थिति में प्रतिभूतियों को बेचेगी। ऐसा क्यों करेगी, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार इसको देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स तथा अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय करता है। जब अर्थव्यवस्था में स्थिति की दशाएं विद्यमान रहती हैं तब आरबीआई विभिन्न प्रकार के विपत्रों की बिक्री करके अतिरिक्त क्रय शक्ति का अवशोषण करती है। जैसे ये हो गया आरबीआई, ये हो गया आपका कमर्शियल बैंक, और इधर हो गई आपकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में क्या है, इन्फ्लेशन की स्थिति है, स्फीतिक दशाएं है, यानी महंगाई है। तो क्या है, यहाँ पे पैसा ज्यादा हो गया है। ये पैसा कमर्शियल बैंक भी साख के माध्यम से अर्थव्यवस्था में डाल रहा है, यानी इस कमर्शियल बैंक के पास भी पैसा ज्यादा है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस समय प्रतिभूति को बेचेगा। जब प्रतिभूति को बेचेगा, प्रतिभूति को सेल करेगा, तो प्रतिभूति कहाँ जाएगी, कमर्शियल बैंक के पास जाएगी, और आरबीआई के पास क्या आ जाएगा, जो इनके पास अतिरिक्त पैसा रहता है या जो पैसा रहता है, फंड रहता है, वो आरबीआई के पास चला जाएगा। यानी कमर्शियल बैंक के पास अब प्रतिभूति हो गई और आरबीआई के पास पैसा हो गया, यानी कमर्शियल बैंक के पास अब कम पैसा है। जब कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा रहेगा तो यह कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाएगा, और अर्थव्यवस्था में अब साख का निर्माण जब कम होगा तो मंदी से हम लोग, स्थिति से हम लोग बाहर आ सकते हैं। इसके बाद जब अर्थव्यवस्था में मंदी की दशाएं होती हैं या मुद्रा अस्फीति की दशाएं होती है तो उस समय क्या करेगा आरबीआई, ठीक उल्टा काम करेगा। ये आपका कमर्शियल बैंक, ये आरबीआई और ये इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, आरबीआई दो ही काम कर सकता है इस प्रतिभूति की क्रय विक्रय में, या तो क्रय करेगा या तो विक्रय करेगा। अब अर्थव्यवस्था में हमें पैसा डालना है, नया पैसा प्रवेश करना है, क्योंकि यहाँ पे मंदी की अवस्था है। तो आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटी को खरीदेगी, परचेज कर लेगी।
जब परचेज करेगी तो कमर्शियल बैंक से प्रतिभूतियां कहाँ आएंगी? रिजर्व बैंक के पास आएगी और इसके बदले में रिजर्व बैंक इनको क्या देगा? फंड वापस कर देगा, इनका पैसा दे देगा। जब इनके पास अधिक पैसा हो जाएगा तो ये अधिक पैसा ये लोगों को लोन के रूप में देंगे। जब लोगों को लोन अधिक मिलेगा, पैसा इनके पास अधिक हो गया, स्टॉक इनके पास अधिक हो गया, तो इस पैसे का इस्तेमाल वो लोग या तो कंजम्पशन में करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट में करेंगे, जिससे वस्तुओं और सेवाओं पे खर्च होगा और इकोनॉमी मंदी से बाहर निकल जाएगी। अब इस क्रिया से जब आरबीआई ने ये क्रिया चालू की हुई थी स्थिति से बचने के लिए, तो इस क्रिया से क्या होती थी? घाटे की वित्त व्यवस्था हो जाती थी। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है कि जब सरकार अपनी आय से ज्यादा खर्चा कर रही है और ये पैसा वो आरबीआई से उधार लेके कर रहा हो, इसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया? जैसे यहाँ स्फीति की स्थिति थी तो आरबीआई ने प्रतिभूति को बेचा हुआ था कमर्शियल बैंक को। ऊपर वाली स्थिति देखिए, आरबीआई ने क्या किया था? कमर्शियल बैंक को प्रतिभूतियां बेचा था, जिससे इनके पास पैसा कम हो गया था और ये अर्थव्यवस्था में नया साख नहीं निर्माण कर पा रहे थे। अब आरबीआई के पास फंड ज्यादा था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? इस पैसे को आरबीआई से ले लिया। सरकार ने ये पैसा आरबीआई से ले लिया और इस पैसे को सरकार ने क्या किया? अर्थव्यवस्था में फिर से समावित कर दिया, फिर से अर्थव्यवस्था में डाल दिया, मतलब खर्चे करने लगे। सरकार ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। तो जो पैसा आरबीआई ने ले रखा था अपने पास, अब वो क्या हुआ? फिर से अर्थव्यवस्था में चला गया। तो जो प्रभाव पड़ना चाहिए था स्फीति नियंत्रण का, वो नहीं पड़ पाता है और आरबीआई का ये टूल विफल हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए आरबीआई ने एक नया चीज इजाद किया था, जिसका नाम आगे हम लोग देखेंगे उसे। तो इस क्रिया में क्या होती है? घाटे की वित्त व्यवस्था रहती है, क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा अवशोषित धनराशि पुनः सरकार के पास वापस चली जाती है, जिसका प्रयोग अगर सरकार अनुत्पादक व्यय में करे तो स्थिति ज्यों की त्यों हो जाएगी, यानी स्फीति की स्थिति वैसी ही बनी रह जाएगी। अब फिर इसके बाद हम लोग अगले टूल की बात करते हैं, जिसका नाम है परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। इसके अंतर्गत हम लोग दो बातों की बात करेंगे, एक सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और एक एसएलआर। इससे पहले हम लोगों को एक बात समझना होगा। अच्छा, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीआरआर की, नगद आरक्षित अनुपात। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक्स को अपनी शुद्ध मांग एवं सावधि जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जिसे सीआरआर कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सभी का खाता कहाँ होता है? आरबीआई के पास होता है। और आरबीआई उन्हें तभी ये सुविधाएं देता है, अपनी मतलब उनका खाता खोलता है, जब वो आरबीआई के गाइडलाइन को मानते हैं, जिसमें एक गाइडलाइन ये है कि सभी बैंक आरबीआई के पास अपनी शुद्ध मांग और सावधि जमा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये क्या है? इसको बोलते हैं एनडीटीएल, यानी इस एनडीटीएल का एक हिस्सा आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक जमा रखेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, कोई एक कमर्शियल बैंक है, इसके पास 110 रुपए इसने क्या किए हैं? जनता से पैसे स्वीकार किए हैं। ये मांग जमा भी हो सकता है, जैसा कि सेविंग डिपॉजिट में होता है, और सावधि जमा, जो कि टाइम डिपॉजिट कहते हैं हम लोग, बचत खाते और
सावधि जमा के तहत इसने 110 रुपए जमा किए थे, एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ। अब इस कमर्शियल बैंक ने अन्य कमर्शियल बैंक, बहुत सारे कमर्शियल बैंक और भी हैं, उनके यहाँ मान लेते हैं अपना 10 रुपए उन बैंकों के अकाउंट में रखा है, जिसे हम लोग इंटर बैंक डिपॉजिट कहते हैं। अब इस कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा बचा, 10 रुपया निकल गया तो बचा 100 रुपया। यही जो 100 रुपया है इसी को बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, और इसी एनडीटीएल का एक हिस्सा आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में कमर्शियल बैंक को जमा करना पड़ता है। अब इसका उल्लेख, सीआरआर का उल्लेख आरबीआई अधिनियम 1934 के सेक्शन 42 में हुआ है। बैंक रेट का उल्लेख किसमें हुआ था, सेक्शन 49 में हुआ था, और इसका उल्लेख सेक्शन 42 में हुआ है। इसकी वर्तमान दर कितना है, 4.5%। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कमर्शियल बैंक के पास एनडीटीएल के रूप में कितना पैसा है, 100 रुपया है, तो इस 100 रुपए में से 4.5% आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में जमा करना पड़ता है। यानी इसके पास अब लोन देने के लिए 100 रुपए न होकर कितना बचेगा, 95.50 इसके पास लोन देने के लिए बचेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए कमर्शियल बैंक करता है क्योंकि अगर बैंक बाय द वे कभी डिफॉल्ट कर गया या इसका ये परफॉर्म नहीं कर पाया, तो जिन लोगों ने पैसा जमा किया हुआ था, ये बैंक फेल हो गया, असफल हो गया, तो जिन लोगों ने पैसा जमा किया हुआ था, आरबीआई इस 4.5% से ही लोगों को पैसा वापस करेगा। ठीक है, अब एक और है, इसको हम दोनों को साथ में देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में स्थिति और मंदी की स्थिति में सीआरआर को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। अच्छा, देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की अवस्था है, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। तो इस समय क्या होता है, आरबीआई को क्या करना चाहिए, इस सीआरआर के रेट को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। तो आपका उत्तर बड़ा सिंपल होना चाहिए कि सीआरआर के रेट को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। सीआरआर का रेट जब बढ़ जाएगा, यानी जब कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करेंगे, पहले जैसे 100 रुपए था तो इसने 4.5% सीआरआर के रूप में जमा कर दिया। अब इसके पास लोन देने के लिए कितना पैसा हो गया, 95.50 रुपए। अब इन्फ्लेशन की स्थिति है, आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा रहे, तो क्या करेगा, आरबीआई सीधे सीधे सीआरआर को बढ़ा देगा। मान लेते हैं अभी इसने कर दिया 9%, सीआरआर बढ़ा के कितना कर दिया, 9%। तो इससे होगा क्या कि अब कमर्शियल बैंक के पास जो 95.50 रुपए थे, अब उसके पास केवल 91 रुपए लोन देने के लिए बचे, यानी पहले से कम फंड उसके पास लोन देने के लिए रह जाएगा। वहीं इसके विपरीत अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की अवस्था है, तो सीआरआर को क्या करना चाहिए, तो इस समय सीआरआर को घटा देना चाहिए। सीआरआर घटाने से क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक का एनडीटीएल, नेट टाइम डिपॉजिट लायबिलिटी, या जो उधार देने के लिए पैसा था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिससे जैसे अब इसको मान लेते हैं कि सीआरआर घटा के कितना कर दिया, 2% कर दिया। 2% करने पर इस समय कमर्शियल बैंक के पास 98 रुपए लोन देने के लिए है। ठीक है, जब अधिक पैसा लोन देने के लिए रहेगा तो वो ज्यादा स्टॉक का निर्माण कर पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो यही बात लिखा हुआ है कि जब अर्थव्यवस्था में स्फीति की दशाएं विद्यमान रहती है, तब आरबीआई को नगद आरक्षित अनुपात में
वृद्धि करके अतिरिक्त क्रय शक्ति का अवशोषण कर लेना चाहिए। वहीं इसके विपरीत जब मंदी की अवस्था होती है तो आरबीआई को सीआरआर में कमी करके अतिरिक्त क्रय शक्ति का समावेश कर देना चाहिए। अब एक दूसरा होता है एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें क्या होता है, इसमें आरबीआई कहता है कि कमर्शियल बैंक्स को अपनी एनडीटीएल का एक हिस्सा जितना आरबीआई ने तय कर रखा है अपने पास सोना, विदेशी प्रतिभूति आदि के रूप में रखना पड़ता है। इसकी परिभाषा देख लीजिए, कमर्शियल बैंक्स को अपनी शुद्ध मांग एवं सावधि जमा, जिसको मैंने अभी बताया था एनडीटीएल का एक निश्चित भाग अपने पास नगद, सोना या विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है, जिसे हम लोग एसएलआर कहते हैं। तो सीआरआर में क्या हो रहा था, सीआरआर में एक निश्चित प्रतिशत कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा कर रहे थे, लेकिन एसएलआर में क्या है, कमर्शियल बैंक अपने पास ही एक निश्चित राशि रखेगा। तो ये आरबीआई इसीलिए निश्चित राशि रखवाता है कि जब कभी कमर्शियल बैंक फेल कर जाए या लोग पैसा मांगने के लिए आए तो कमर्शियल बैंक इसी एसएलआर में से पैसा दे दे। अब इसका उल्लेख आरबीआई अधिनियम 1934 के सेक्शन नंबर 24 के तहत होता है। इसकी वर्तमान दर कितना है, 18%। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास एनडीटीएल के रूप में 100 रुपया है तो ये 100 रुपया पूरा लोन नहीं दे पाएगा। इस 100 रुपए का एक हिस्सा सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास, जो कि करंट में 4.5% है, और इसका 18% एसएलआर के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। यानी कि इस 100 रुपए में से 22.5 रुपए उसको निकाल देना पड़ेगा। जो शेष पैसा बचेगा वही वह लोन पे दे पाएगा, पूरा का पूरा 100 रुपया लोन पे नहीं दे पाएगा। अब देखिए आरबीआई इस टूल का इस्तेमाल किस प्रकार से करता है। अगर अर्थव्यवस्था में स्फीतिक दशाएं हैं तो स्फीतिक दशा में क्या करना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या एसएलआर में वृद्धि करनी चाहिए या एसएलआर में कमी करनी चाहिए? तो क्या होना चाहिए, आप लोग सोचें इसको थोड़ा देर के लिए। इसका सीधा सा आंसर है कि एसएलआर को मुद्रास्फीति के समय या इन्फ्लेशन के समय बढ़ा देना चाहिए। जैसे 18% था और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या हो गई है, तो अर्थव्यवस्था से हमें अतिरिक्त क्रय शक्ति वापस लेनी है। इसके लिए हमें एसएलआर को बढ़ाकर 20% या जो भी उचित लगे आरबीआई को वो कर देना चाहिए। इससे होगा क्या कि कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा उधार देने के लिए रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा उधार देने के लिए रहेगा तो वह कम साख का निर्माण कर पाएगा और स्फीति की दशा में कमी लाई जा सकती है। इसके ठीक विपरीत अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, मंदी की स्थिति में क्या करना चाहिए, एसएलआर को घटा देना चाहिए। एसएलआर को जो जैसे 18% का रेट में चल रहा है, मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई तो इसे घटा के 15% कर सकता है। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास अतिरिक्त कोष आ जाएगा या अतिरिक्त पैसा आ जाएगा जिससे वह अधिक साख का सृजन कर सके और अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने में वह कमर्शियल बैंक योगदान कर सकेगा। ठीक है, अब आते हैं रेपो रेट। इसका पूरा फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई एक तरफ है, एक तरफ आपके कमर्शियल बैंक है। तो जब कमर्शियल बैंक को पैसे की आवश्यकता होती है तो उधार कौन देगा, आरबीआई देगा। लोन आपका आरबीआई दे रहा है।
इस लोन के बदले कमर्शियल बैंक को प्रतिभूति रखनी पड़ेगी, प्रतिभूति आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा, और इसी ब्याज को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। आजकल यही मेन पॉलिसी रेट है आरबीआई का। आप जब भी मौद्रिक नीति आती है तो आप देखेंगे कि रेपो रेट में परिवर्तन हो गया है, रेपो रेट में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, आप अखबारों में हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो यही रेपो रेट है, यानी जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है। तो आपने अभी बैंक रेट में भी यही पढ़ा था कि आरबीआई जिस दर पे कमर्शियल बैंक को उधार देता है उसे बैंक रेट कहते हैं। यहाँ पर भी मैंने यही बात कही कि जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है। तो इस दोनों में अंतर क्या है, तो जो बैंक रेट था उसमें जो उधार दिया गया था वह लंबी अवधि के लिए दिया गया था, दीर्घकालीन अवधि या लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया था। यहाँ पे जो लोन दिया जाएगा वो शॉर्ट टर्म या अल्पकाल के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, 90 दिन से कम का समय, 90 दिन से कम का समय, 90 दिन से कम का समय हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कहलाएगा। अब इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी टूल्स हम पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा जानेंगे, और फिर ये देखेंगे कि अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो इस टूल में क्या करना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए या कमी करनी चाहिए। तो अगर आपने एक भी देख लिया तो बाकी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए, जिस दर पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। यहाँ अल्पकाल का आशय 90 दिन से कम के समय से है। रेपो रेट पर ऋण सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर दिया जाता है। अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से ऋण लेना है रेपो रेट पर तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। वर्तमान में यह दर कितना है आपका, 6.50%। अब अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति है, तो रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। तो सीधा सा उत्तर है कि रेपो रेट को उस समय बढ़ा देना चाहिए। यानी जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई से महंगी दर पे अल्पकालीन ऋण प्राप्त होगा तो वह अर्थव्यवस्था में महंगी दर पर ही साख का निर्माण कर पाएगा। ठीक है। इसके विपरीत अगर डिफ्लेशन है, अस्फीति है, तो क्या करना चाहिए, आरआर को घटा देना चाहिए, रेपो रेट को घटा देना चाहिए। अब इसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट, यानी ये रेपो रेट है, ये रिवर्स रेपो रेट है, आरआरआर। इसमें क्या हो रहा था, रेपो रेट में कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से उधार दे रहा था। इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा। यहाँ पे रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से उधार लेगा, यानी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को उधार दे रहा होगा। होता क्या है कि असल में आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेता नहीं है। कमर्शियल बैंक के पास जो अतिरिक्त पैसा होता है वह आरबीआई के पास वो जमा कर देते हैं। जो सरप्लस फंड होता है, अतिरिक्त पैसा होता है, आरबीआई के पास जमा करते हैं। अब आरबीआई के पास जमा क्यों करते हैं, क्योंकि आरबीआई इसके बदले में इन्हें ब्याज देता है, और इसी ब्याज को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है, इन्फ्लेशन का टाइम है, तो आरआर को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, आरआर को बढ़ा देना चाहिए। तो क्या होगा, जब आरआर बढ़ा रहेगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करेंगे क्योंकि उन्हें अधिक ब्याज की आशा होगी। ठीक है। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते हैं तो इसके बदले में आरबीआई कमर्शियल बैंक को प्रतिभूतियों की जमानत भी देता है। प्रतिभूति क्या देता है, जमानत भी देता है। इसी जमानत के आधार पे ये पैसा जमा होता है। तो देख लीजिए रिवर्स रेपो रेट क्या है,
जिस दर पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से अल्पकालीन जमा स्वीकार या अल्पकालीन जमा स्वीकार करता है या ऋण लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट पर रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत भी देता है। वर्तमान में यह दर कितना है? 3.35%। अब अगला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसमें क्या होता है? इसके तहत कमर्शियल बैंक अपनी शुद्ध मांग एवं सावधि जमा का NDTL का 1% रात भर के लिए ऋण ले पाता है। इसके तहत कम से कम 1 करोड़ रुपए उधार लिए जाते हैं। फिर अगर और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो 2 करोड़, और ज्यादा की तो 3 करोड़, यानी कि 1 के मल्टीपल में ही पैसा मिलेगा। जैसे 1.5 करोड़ की आवश्यकता होगी तो 1.5 करोड़ नहीं मिलेगा, कम से कम 1 करोड़, नहीं तो 2 करोड़, नहीं तो 3 करोड़। कोविड के दौरान इसकी सीमा जो कि पहले NDTL का 1% थी, बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत RBI ने 9 मई 2011 से MSF की फैसिलिटी प्रदान की थी। ये तो हमारा हो गया क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियां। अब हम लोग साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है मार्जिन निर्धारित करना। तो देखिए, ये हमारा कमर्शियल बैंक है, इधर इकोनॉमी है। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जब भी लोगों को ऋण की आवश्यकता होगी तो वो कहाँ जाएंगे? कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक इनको क्या देगा? उधार देगा। कमर्शियल बैंक लोगों को उधार दे रहा है, लेकिन जब ये उधार देगा तो इसके बदले कुछ ना कुछ प्रतिभूति जमा कराएगा। अब इस प्रतिभूति की कीमत के आधार पर कमर्शियल बैंक इन लोगों को ऋण देता है। जैसे 100 रुपए की प्रतिभूति जमा किया तो RBI ने कह रखा है कि आप 30% का मार्जिन रखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए का ऋण नहीं देगा, वो कितने का ऋण देगा? केवल 70 रुपए का ऋण देगा, और 30% क्या रखेगा? मार्जिन के रूप में रखेगा। अगर आप भविष्य में कमर्शियल बैंक को पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो ये आपकी जो प्रतिभूति आपने रखी हुई थी, जो गारंटी आपने दी हुई थी, इसी को बेचकर वो अपना पैसा वापस ले लेगा। तो ये जो मार्जिन निश्चित किया गया है 30%, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये RBI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब अगर अर्थव्यवस्था में मान लेते हैं इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति है, तो इस मार्जिन को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? कि अर्थव्यवस्था में कम पैसा जाना चाहिए, यानी कि इस कमर्शियल बैंक के पास भी कम पैसा हो। अब इस मार्जिन को RBI ने बढ़ा के 30% से क्या कर दिया? 40% कर दिया। तो जो लोन पहले वो 70 रुपए दे रहा था कमर्शियल बैंक, अब कितना दे पाएगा? केवल 60 रुपए दे पाएगा, क्योंकि मार्जिन के रूप में अब 40 रुपए कट जा रहे हैं या 40% कट जा रहे हैं। तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति रहेगी तो मार्जिन क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, और इसके विपरीत अगर मुद्रा अस्फीति की स्थिति रहती है तो मार्जिन को घटा दिया जाता है। इसको देख लेते हैं एक बार। रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्रदान करते हैं। इन प्रतिभूतियों के बदले कितना मार्जिन रखकर ऋण प्रदान किया जाएगा, इसका निर्धारण रिजर्व बैंक करेगा। उदाहरण के लिए तिलहन की फसल की जमानत पर 40% मार्जिन है, जिसका अर्थ है कि 100 रुपए के मूल्य के तिलहन की जमानत पर केवल 60 रुपए का ऋण मिलेगा। जो मैंने ये एग्जांपल दिया था वो इसी बात को कह रहा है। मार्जिन में परिवर्तन के द्वारा रिजर्व बैंक साख की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है तो उस समय मार्जिन को बढ़ा देगा, और मुद्रा अस्फीति की स्थिति है या डिफ्लेशन की स्थिति है तो उस समय मार्जिन को कम कर देगा।
अब इसके बाद जो अगला मेथड आता है गुणात्मक विधि का, उसका नाम है साख की राशनिंग। अब मान लेते हैं कि इसमें जनरली होता क्या कि इकोनॉमी में न तो मंदी है न तो स्फीति है, न तो इन्फ्लेशन है न तो डिफ्लेशन है, लेकिन कोई एक विशेष सेक्टर में क्या हो गया है, उसमें मुद्रास्फीति की स्थिति है, मुद्रास्फीति आ गई है या मंदी आ गई। तो मान लेते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, जैसे हो गया आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, अर्थव्यवस्था में नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया है, यानी इस ऑटोमोबाइल्स के दाम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आरबीआई को इसको कंट्रोल में करना है, तो आरबीआई क्या करेगी, कमर्शियल बैंक्स को यह आदेश दे देगी कि आप ऑटोमोबाइल्स के लिए कम ऋण देंगे, यानी एक कोटा फिक्स कर दिया कि आप कमर्शियल बैंक को केवल कमर्शियल बैंक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए केवल 10% ऋण देगा या 8% ऋण देगा, इससे ज्यादा ऋण नहीं देगा। इससे क्या होगा, अब इस सेक्टर के लिए कम साख का सृजन हो पाएगा और यहाँ पे इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। यानी कि किसी विशेष सेक्टर में अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की समस्या होती है तो वहां पे आरबीआई एक कोटा फिक्स कर देता है, तो उस कोटे से अधिक कमर्शियल बैंक वहां पे लोन नहीं दे पाएगा। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान किए जाने वाले ऋणों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकता है, जिससे ऊपर उस विशेष क्षेत्र को ऋण नहीं दिया जा सकता। नैतिक दबाव, नैतिक दबाव में होता क्या है कि कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्देशित करती है विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट से कि आपको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्या आपको साख का प्रसार करना चाहिए या साख की कमी करनी चाहिए। तो क्या कर रहा है केंद्रीय बैंक इसमें, केंद्रीय बैंक समय समय पर विशेष सम्मेलन एवं अवसरों पर कमर्शियल बैंक को मौद्रिक नीति के अनुरूप कार्य करने का सुझाव या निवेदन कर सकता है। जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है तो वह सिंपली कमर्शियल बैंक से कहेगा कि आप लोग कम से कम साख का प्रसार करें, यानी कि आप लोगों को ज्यादा लोन नहीं देना है, कम लोन देना है, ठीक है। तो जब आरबीआई ने कोई निर्देश दे दिया है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक उसको पालन करेंगे, नहीं पालन करेंगे तो आरबीआई उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है, उनको जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रहा था वो नहीं देगा, ठीक है। अब अगला आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में क्या करता है, ये सब सिंपल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से व्यापारिक बैंकों, जिसे हम लोग कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, को अपनी मौद्रिक एवं साख नीति का प्रसार करता है। तो जो मौद्रिक नीति आरबीआई ने बनाई हुई है उसके बारे में विभिन्न प्रकार के मीडिया में रिपोर्ट जारी करेगा, आरबीआई का गवर्नर इसके बारे में बतलाएगा, मैगजीन में निकलवाएगा कि हम किस प्रकार की मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कमर्शियल बैंक इसके बारे में जानेंगे तो वो आरबीआई ने जैसा कहा है कि साख का प्रसार करना है तो उस प्रकार की नीति अपनाएगा, अगर कहेगा साख की मात्रा में कमी करना है तो उस प्रकार की नीति कमर्शियल बैंक अपनाएंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रत्यक्ष कार्यवाही भी कर सकता है कमर्शियल बैंक के ऊपर। यदि कोई कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो केंद्रीय बैंक उस बैंक पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक से मिलने वाली विभिन्न सेवाओं से उसे वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने आज देखा किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख का सृजन करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसी को मैं एक और स्लाइड से आपको जो भी टूल्स थे मेन उसे मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारा क्या हो गया, आरबीआई हो गया, और इधर हमारा कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक को लोन की आवश्यकता पड़ेगी वो कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा।
यानी आरबीआई क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक को उधार दे रहा है। ठीक है, अब अगर कमर्शियल बैंक के पास अधिक पैसा है तो वो क्या करेगा, वो रिजर्व बैंक को जमा कर देगा। ठीक है, अगर कम पैसा है तो आरबीआई से लोन ले लेगा, अधिक पैसा है तो आरबीआई के पास जमा कर देगा। जब लोन लेगा तो उसे ब्याज देना पड़ेगा, जिसे उधारी की दर कहते हैं। ये उधारी की दर हमने देखा था, एक क्या था, रेपो रेट, यानी जब अल्पकाल के लिए ऋण की आवश्यकता हो रही थी 90 दिन से कम समय के लिए, तो कमर्शियल बैंक रेपो रेट पर रिजर्व बैंक से उधार ले रहे थे। इसके बदले में उन्हें क्या देना पड़ रहा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास जमा करना पड़ रहा था। दूसरा क्या था, बैंक रेट। इसके तहत भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार ले रहा था, लेकिन इस उधार की प्रकृति क्या थी, दीर्घकालीन। फिर इसके बाद क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके बारे में हमने पढ़ रखा है कि एनडीटीएल का 1% इन्हें रात भर के लिए लोन मिल सकता है। ठीक है, जो सरप्लस पैसा है, जो अतिरिक्त पैसा ये है, जब आरबीआई के पास ये जमा करेगा तो इसके बदले में इन्हें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, एक रिवर्स रेपो रेट, यानी पैसा जमा किया कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास, तो इसके बदले में इन्हें क्या मिलेगा, एक ब्याज मिलेगा, और वो ब्याज की दर क्या हो गई, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एक और होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। ये क्या होता है, इसके तहत भी केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक को उसके जमा के ऊपर ब्याज देगा, लेकिन इसके बदले में कोई भी सरकारी प्रतिभूति कमर्शियल बैंक को नहीं देगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या कर रहा था, प्रतिभूति कमर्शियल बैंक को दे रहा था, जबकि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में कोई भी प्रतिभूति कमर्शियल बैंक को नहीं दे रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस मतलब इस एसडीएफ पे कमर्शियल बैंक सरकार के पास क्यों जमा करेगा पैसा, जबकि इसमें कोई भी प्रतिभूति नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे इन दोनों के रेट में बहुत अंतर होता है। ये मान लेते हैं 3.35% है, तो ये आपका लगभग 6%, यानी ये रेट ज्यादा रहता है, लेकिन इसके बदले में कोई भी सिक्योरिटी आरबीआई कमर्शियल बैंक को नहीं दे रहा है, लेकिन कमर्शियल बैंक को आरबीआई के ऊपर विश्वास रहता है और वह एसडीएफ के बदले में भी ऋण प्राप्त कर सकता है। तो ये आपका टॉपिक का समाप्त होता है। धन्यवाद।